डियर टैक्स एस्पिरेंट्स, आपको सेशन नंबर 8 में खुशामदीद है। पब्लिक टैक्सेशन के अंदर आज बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने जा रही हैं। आज कुछ हम टेक्निकलिटीज की तरफ, हम बहुत सिंपलिसिटी से चल रहे थे, आज भी सिंपलिसिटी से ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज जो होने जा रहा है उसमें हम थोड़ा सा कानून कानून थोड़ा सा नजर आ रहा होगा कि हम वो भी खेल रहे होंगे कानून कानून। आप ये जस्ट क्योंकि आज टॉपिक ही इस तरह का है, तो कानून कानून खेले बगैर हम भी रह नहीं सकते। आज सब लोग खेल रहे हैं तो हम भी खेले। तो ये चीज तो रही। गुड। मैं उन स्टूडेंट्स को भी जो है अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि जो इससे एक थोड़ा सा पॉज आ गया था अंदर, उसके अंदर उन्होंने जो है मेरे साथ कनेक्टेड रहे। और स्टूडेंट्स जो है डेली बेसिस पे अपनी क्यूरीज और जो अब तक का काम हो चुका था उसकी बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस जो कर रहे थे उसकी बेसिस पे अपने एरियाज में अपने फीडबैक जो है वो कंटिन्यू सबमिट कर रहे थे। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करता हूँ उनकी एफर्ट्स पे। और खास तौर पे जो स्टूडेंट्स जो है अभी वो समझ गए हैं जो सोच रहे हैं। तो ऐसा है कि जो जैसा भी उनका कोई क्वेश्चन होता है, जिस तरह की भी वो ऑब्जर्वेशन होती है, वो मुझे सबमिट करते हैं और मैं उनको जैसा भी कोई क्वेश्चन हो मैं लास्ट में एंटरटेन करता हूँ और उनको उनको दाद देता हूँ कि वो जिस तरह का भी उनके जहन में आता है वो क्वेश्चन करते हैं। तो होपफुली ये एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा रिकॉर्डिंग सेशंस के अंदर इशू ये आ रहा था मुझे। एक तो कुछ हम अपडेट्स पर काम कर रहे थे और तो कुछ मसरूफियात भी बहुत थी टैक्सेशन इश्यूज की वजह से, तो मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं पा रहा था। और दूसरा मेरे गले का भी प्रॉब्लम था, इसमें मुझे बार बार रोकनी पड़ती है रिकॉर्डिंग। अभी भी कुछ ऐसा है, तो मैंने कहा आज हम ये काम करके छोड़ेंगे। तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कंटिन्यू पब्लिक टैक्सेशन, जिसके अंदर हम जनता है और हम हैं। तो जनता के इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा तो हैं, हम थोड़े से लोग। तो आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आपने सही देखा, आपकी स्क्रीन पर है प्रॉपर्टी। ये क्या है भाई प्रॉपर्टी? देखिए प्रॉपर्टी ही सब कुछ है। हाँ सब कुछ है, इससे क्या मुराद है? प्रॉपर्टी ही सब कुछ है। देखिए इसी के पीछे भी दुनिया जलील हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। क्यों? प्रॉपर्टी की वजह से। ये हर इंसान का इशू है प्रॉपर्टी। एक गरीब से लेके अमीर तक जो है, जिसकी भी आप टैक्स रिटर्न देखें कि प्रॉपर्टी सब पे कॉमन है, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस कॉमन है, टैक्सेशन कॉमन है। रेट्स डिफरेंट लग रहे होंगे बट ट्रांजैक्शंस जो है उनकी नेचर है वो सब में कॉमन नजर आ रही होगी प्रॉपर्टी की वजह से। कोई अगर सैलरीड पर्सन है, कोई बिजनेस पर्सन है, कोई फ्रीलांसर है, कोई ओवरसीज पाकिस्तानी, सभी को प्रॉपर्टी का सामना करना पड़ता है एक ना एक दिन। हाँ वही करना पड़ता है, जिसके लिए कमा रहे हैं तो वो यही है ना। अच्छा जी, आज हम जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। सिंपल से कॉम्प्लेक्स से मुराद ये है कि जो प्रैक्टिकली टैक्सेशन की हैंडलिंग इन टैक्स रिटर्न है, कुछ न्यूमेरिकल से मैं आपको कल समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम टैक्सेस के बारे में जानेंगे, ये कौन कौन से टैक्सेस हैं और ये कैसे लग रहे होते हैं और इनकी जुरिस्डिक्शन क्या है, ये कैसे अप्लाई हो रहे होंगे और किन ट्रांजैक्शंस पे और किन डेट्स पर और किन वैल्यूज पर अप्लाई हो रहे हैं। तो जी हाँ, ठीक सुना आपने जी। प्रॉपर्टी, जब आप प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का जहन में लफ्ज आता है तो क्या आता है कि प्रॉपर्टी लाजमी क्या ट्रांजैक्शन होगी? बैंक तो नहीं ना दी होगी, प्रॉपर्टी है, आई होगी या गई होगी। आई से मुराद आपने खरीदी या आपने सेल की। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो चले भाई, लैंड रिकॉर्ड के ऑफिस में पहुंच गए आप। आपने प्रॉपर्टी अगर खरीदनी है या बेचनी है, तो दोनों केसेस आपकी स्क्रीन पर सेलर और बायर दोनों आ जाए। जब भी प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर हो रही होगी, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर से क्या मुराद है? एक तो ये समझिए, आपने अगर प्रॉपर्टी खरीदी तो आपने अपने नाम पे ट्रांसफर करनी, आपने अगर बेची तो आपने अपने नाम से दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करनी। तो ये दो कंडीशंस दोनों का सामना करना पड़ रहा होता है। ऐसे में दोनों केसेस में बायर और सेलर दोनों को ही लैंड रिकॉर्ड ऑफिस जाना पड़ता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर के केस में।
तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर में जो हम जिन दो सेक्शंस को डील कर रहे होंगे, सेक्शन 236C एंड सेक्शन 236K, बायर एंड सेलर दोनों को ही जो है इसमें एंगेज होना पड़ता है और दोनों को टैक्सेस का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए कहा जाता है कि आप मैं आगे इनकी कैटेगरीज और इनके रेट्स जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा। वेल, अभी हम इनको डिटेल में देखते हैं कि ये क्या है 236C एंड के। अच्छा, इनकी डिफरेंट रेट्स हैं और ये किन वैल्यूज पर लग रहे होते हैं हम इस पे बात करेंगे। डीसी रेट्स होते हैं, और 236C और जो 236 के बायर एंड सेलर, ये आपने जेल में, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाते हैं। 236C किस पे है? ये सेलर के लिए जो बेच रहा है। 236 के जो परचेज करना चाह रहा है प्रॉपर्टी को, उसके लिए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, गुड। अच्छा जी, अब आ जाते हैं। वाह, ये क्या है? 236C सेलर, बेचने वाला आ गया। अब देखिए, 236, एक प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है कि इंसान जो है उसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी तो बेच रहे हैं भैया आप, दूसरे के नाम पे ट्रांसफर होगी तो आपको भी टैक्सेस का सामना करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा? तो ये आपके सामने, आपके स्क्रीन पर तीन कैटेगरीज मौजूद है: फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर। ये लेट फाइलर क्या चीज है? अस्तगफिरुल्लाह, लेट फाइलर। देखिए, लेट फाइलर की जो है ना, मैं आपको बताता हूँ दो तरह की बातें। लेट फाइनल जो ना, फाइनेंस एक्ट 2024, फाइनेंस एक्ट 2024 से मुराद, जो सादा भाषा में बजट 2024 जो आया था, हमारा प्यारा बजट 2024, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने पेश जो किया था, उसके अंदर उन्होंने सोचा कि जो लोग फॉरेन फाइलर हो जाते हैं ना, और फॉरेन फाइलर हुए और प्रॉपर्टी का बेनिफिट लिया और फिर टैक्स रिटर्न भी जमा नहीं करवाते, और फाइलर के बेनिफिट्स भी ले जाते हैं, और दूसरा फाइलर हजरात कहते हैं हम तो फर्मा बरदार लोग हैं, आपको टैक्स भी पे करते हैं, टैक्स रिटर्न भी सालों से जमा करवा रहे हैं, हमारे साथ इम्तियाजी सलूक है ये क्या बात हुई? अच्छा जी, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाते हैं उन बच्चों के लिए जो भागे भागे आए और फाइलर का बेनिफिट लेने के लिए भागते हो गया। ऐसे लोगों के लिए लेट फाइलर की कैटेगरी इंट्रोड्यूस की बजट 2024 में। और उस टाइम मुल्को कौम ने ये इरादा किया कि हम इस कैटेगरी के अंदर जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और एमपीआर और फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये मानना था कि हम इन लोगों को 3 साल तक इस कैटेगरी में रखेंगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 3 साल तक इस कैटेगरी में रखेंगे न्यू फाइलर्स को। अच्छा जी, हम लोगों ने भी लोगों को यही ज्ञान देना शुरू कर दिया, भाई अब 3 साल तक इस कैटेगरी में रहेंगे। हमारा और तो बात तो ठीक थी, अब रूल्स हैं, अब क्या कह सकते हैं, उन्होंने ये कह दिया, हमने कहना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर ऐसा होगा कि उनके दिल में नरमी आ गई, प्यार बढ़ा उनका लोगों के लिए, लोगों के जज्बात देखे उन्होंने कि लोग इतनी जल्दी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ऐसा होगा कि लेट फाइलर की कैटेगरी की जो अनाउंसमेंट थी 3 साल वाली, इसको कम कर दिया गया। कहा गया कि मार्च 2025 के बाद जो है लेट फाइलर एक्टिव फाइलर बन के जो फाइलर है ऑलरेडी उसका स्टेटस एंजॉय कर सकेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। हमने ये बातें कहना शुरू कर दी। हमने कहा कि अब लेट फाइलर जो है ये एंजॉय कर सकेंगे अपने जो बेनिफिट्स है मार्च के बाद। अच्छा जी, 1 मिनट की मात्र। अच्छा जी, हम इसमें अब लेट फाइलर की जो कैटेगरी के अंदर बात कर रहे थे, तो लेट फाइलर का मैंने आपको बताना शुरू किया कि हमने ज्ञान देना शुरू कर दिया था मार्च तक जो है ऐसा हो जाएगा। अच्छा, तो फिर ऐसा हुआ कि प्यार मजीद बढ़ा। हमारे चेयरमैन हैप्पी नुमान लंगड़ियाल साहब ने जो है देखा कि लोगों की जो लोगों की जो जज्बात हैं हमारे मतलब वो बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, और इतनी रजिस्ट्रेशन धड़ाधड़ हो रही। उन्होंने कहा मजीद प्यार करते हैं लोगों के साथ। 3 साल से आगे 6 महीने में अब ऐसा हुआ, कुदरत की करनी देखे, ऐसा हुआ कि 31 अक्टूबर तक जो लोग फाइलर हो चुके थे, जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न 2024 जमा करवा दी हुई थी, जी हाँ, वो अब एक्टिव फाइलर हैं। यानी कि आपके सामने जो 3% वाली फाइलर वाली स्लैब नजर आ रही है वो उसमें जा चुके हैं।
जी हाँ, जो 31 अक्टूबर की रात 11 बजे भी फाइलर हुआ वो अब 3% वाली स्लैब में मौजूद है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो जो लोग बचा रहे 3 साल, 3 साल 6 महीने, ऐसे ऐसे, मतलब कि जो उनको डराया गया, तो इस कैटेगरी में आप रहेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे, पता नहीं आप लोगों के साथ क्या किया जाएगा। एक बंदा रात को सोया हुआ था, उठा 11 बज के 15 मिनट, फाइलर हो गया। एंड देन अब वो एक्टिव फाइलर का स्टेटस एंजॉय कर रहा है। जी हाँ, ऐसा हो रहा है। अच्छा जी, अब हम आप आपको लेट फाइलर की कैटेगरी की समझ आएगी। मजीद इसमें एक बात ऐड कर देता हूँ कि जो लोग 31 अक्टूबर के बाद से अब फाइलर हुए हैं, या उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न 2024 लेट जमा करवाई है, जी हाँ, गौर से सुनिएगा, या तो अब फाइलर हो रहे हैं या उन्होंने पहले फाइलर थे, टैक्स रिटर्न जमा करवाने में लेट कर दी, 2024 की रिटर्न उन्होंने लेट जमा करवाई, मतलब 31 अक्टूबर के बाद डेट एक्सटेंड हो चुकी थी 31 अक्टूबर तक, अब उसके बाद जमा करवाई, तो वो अब लेट फाइलर है। जी हाँ, मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो लेट फाइलर हो चुके हैं। क्यों? रिटर्न लेट जमा करवाई उन्होंने। रिटर्न कैसे? मैंने करवानी थी रिटर्न जमा, तो बट उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स लेट प्रोवाइड किए, अपनी जो है मुझे इंफॉर्मेशन थी प्रोवाइड लेट की, अब वो लेट फाइलर हो गए, पहले एक्टिव फाइलर थे। जी हाँ, अब ऐसा है। और जो लोग अब रजिस्टर होंगे वो भी लेट फाइलर रहेंगे। अब ये कब तक रहेंगे? मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वही, अभी चाहे नुमान लंगड़ियाल साहब अभी चाहे अभी उठे सोए हुए होंगे, उठेंगे आराम से, उठेंगे और अपना जो है वो रिकॉर्डिंग, क्या रिकॉर्डिंग कर, उठेंगे और आराम से नोटिफिकेशन जारी करना है उन्होंने एफबीआर में भी, लेट फाइलर जो थे चलो एक्टिव कर दो। ऐसी तो हमारा मुल्क चल रहा है, कोई रूल नहीं। इससे हमारा जो है कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, बस दिल की जो बातें हैं वही सुनते हैं, और वो उससे ही अदारे चल रहे होते हैं। वेल, अब ये कैटेगरी तब कब तक रहती है जिन लोगों के साथ अब ये हो रहा है, ये लेट फाइनल कब तक रहते हैं, तो उम्मीद की जा रही है मार्च 2025 तक ये लेट फाइलर रहेंगे। मजीद अगर एफबीआर को मेरी बातें उन तक अगर पहुंच जाती है, तो वो इससे गुस्सा अगर उनको हो जाता है, तो ये मजाक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, चलो ठीक है, हम इनका टेन्योर मजीद 6 मंथ बढ़ा लें तो 1 साल तक जो है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता ये लोग मार्च 2025 से के मार्च 2025 तक जो है ना, ये लोग एक्टिव फाइलर हो जाएंगे। फिर भी अगर एफबीआर का मजीद दिल खराब हुआ, तो ये लोग सितंबर 2025 तक एक्टिव फाइलर हो जाएंगे। तो ये आपको कैटेगरी की समझ आ गई, गुड। अब जो फाइलर हजरात है, नॉन फाइलर हजरात हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है कि जो एफबीआई में रजिस्टर्ड लोग हैं, अपनी टैक्स रिटर्न टाइम पे जमा करवाते हैं, वो लोग फाइलर। और जो नॉन फाइलर है, जो सारे पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी, जिनको पता ही नहीं ये क्या होता है, हाँ, तो वो सब नॉन फाइलर। अच्छा, अब 236 सी सेलर, जो सेलर है जिसने प्रॉपर्टी अपनी बेचनी है, उसने प्रॉपर्टी अपनी बेची, जिसने खरीदी वो 236 के में बायर, ठीक है। अब जो तो 236 सी में सेलर है, अब ये जो अपनी प्रॉपर्टी है ना, जब ये लैंड रिकॉर्ड में अपनी जो प्रॉपर्टी है इसकी मुंतकिली करेगा जो दूसरे के नाम पे, तो इसको भी टैक्सेस का सामना करना पड़ेगा। वो है, अगर ये फाइलर है और प्रॉपर्टी 5 करोड़ तक है, तो 3% तक इसको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये 3% क्या है? जी हाँ, ये 3% क्या है? मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था, ये 3% किस पे लगाए हम? प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की, कागजों में लिखा हुआ है प्रॉपर्टी है 5 लाख की, तो टैक्स कहाँ पे गया फिर? ये क्या मजाक हो रहा है? जी हाँ, मजाक हो रहा है। कागजों में वैल्यू रजिस्ट्रीज की हम देखते हैं इतनी कम, 1 करोड़ की जा रही है प्रॉपर्टी, 10 लाख में जो है वो कागजों में लिखा हुआ है, हम समझते थे शायद कोई मजाक हो रहा है। जी हाँ, वो मजाक नहीं हो रहा, वो एफबीआर के डीसी रेट्स है। डीसी रेट्स, सही सुना आपने, डीसी रेट्स। जो एफबीआर ने 1 नवंबर से 80% उसमें इजाफा कर दिया। यही हम लोगों की बातें सुन सुन के कि आप लोग मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज को सीरियस ले लिया और उन्होंने प्रॉपर्टी के रेट 80% बढ़ा दिए, जो डीसी रेट पहले थे उससे। अब हर साल वो रिवाइज करेंगे, उन्होंने इस चीज का अज़म का इजहार किया कि हम हर साल डीसी रेट बढ़ाएंगे, ताकि जो एक्चुअल वैल्यू है हम उसके करीब पहुंच सके। ठीक है। अब देखें, जो प्रॉपर्टी की डीलिंग हुई ना आपस में लोगों की, मैंने जैसे कहा कि 1 करोड़ में डीलिंग हुई, तो उसका 3% अगर देने बैठे तो 3 लाख देना पड़ जाएगा भाई।
तो वो जो डीसी रेट है ना, रजिस्ट्री में रेट होगा जो, वो होगा 10 लाख। तो 10 लाख का 3% बनेगा 30 हजार। तो 30 हजार में जो है ना वो अपना पेमेंट करके अपनी जान छुड़ा लेंगे। तो ऐसा हुआ कि वो, इन्होंने 3% दे दिया, ठीक है गुड। अगर ये लेट फाइलर होते तो इनको 6% देना पड़ता, यानी कि 60 हजार। मैं यहाँ 10 लाख की बात कर रहा हूँ डीसी रेट की। रजिस्ट्री डीसी रेट के ऊपर होती है। जो 1 करोड़ है उसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं, 1 करोड़ में उनकी आपस में ट्रांजैक्शन हुई। अब नॉन फाइलर क्या? नॉन फाइलर जो है वो उसके 10% देगा। अगर वो कहते भाई मैं नहीं एफबीआर में रजिस्टर होना चाहता, ठीक है आप ना हो, आप 10% दे दे। वो 10% कितना होगा? 10 लाख का 1 लाख। जी हाँ, 1 लाख उसको देना पड़ जाएगा। और बाकी अब आप 5 से 10 करोड़ और अब 10 करोड़ है उनके रेट से नीचे गिवन है, वो आप उसको देख सकते हैं। तो अब आपने ये समझा, 236 सी सेलर जो है वो फाइलर है, लेट फाइलर है, नॉन फाइलर है, तो कैसे टैक्सेस का सामना करना पड़ता होगा कि डीसी रेट उस पर लगते हैं रजिस्ट्री के ऊपर, और एक्चुअल वैल्यू का टैक्सेस से कोई ताल्लुक नहीं हो रहा होता उस तब तक। तो एक चीज तो ये आपने समझी कि अब डीसी रेट क्या होते हैं। देखिए ये डीसी रेट जो है ना, इनकी कैलकुलेशन होती है, डीसी रेट कैलकुलेटर मौजूद होते हैं, जिसमें जो है हम, और इसके अलावा जो है ना एफबीआर इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। जैसे अभी आपको शायद स्क्रीन पे नजर आ रहा हो फैसलाबाद डीसी रेट्स, यहाँ पर मेरा बिल्कुल फुल टॉप पर आपको एक फाइल नजर आ रही होगी। वो क्या है, ये फैसलाबाद सिटी के डीसी रेट्स हैं। आ, इसके अंदर एग्रीकल्चर, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल सब एरियाज को डिवाइड किया गया है। तमाम तहसील सिटीज को डिवाइड करते हुए उनकी वन बाय वन मुरब्बा, किला, वो इस तरह आप किला जो एकड़ वगैरह, तो उनके नंबर्स गिवन है। यहाँ यहाँ से मरले का क्या क्या रेट है। तो अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं इन चीजों में और एक्टिवली जो है मुझे सुन रहे होते हैं और इस पे काम कर रहे होते हैं, तो मैं उनको डीसी रेट निकालना भी सिखा दूंगा। वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते, आप एक चीज प्लीज माइंड नहीं करना, ये क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, डीसी रेट आपने कहा कि डीसी रेट हमें क्यों नहीं देखिए हम, आप ये क्यों सोच रहे, आपको क्यों नहीं बता रहा हूँ। देखिए हम यहाँ पर लेक्चर लेंथी हो जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा, वो बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग इंटरेस्टेड है, समझना चाहते हैं, तो मतलब आप भी इंटरेस्टेड होंगे ना, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि डीसी रेट कैसे निकलता है किसी भी जमीन का। अंडरस्टैंड? गुड। हाँ, एक नेगेटिव बहुत है यार आप लोग। अच्छा जी, 236 के बायर। अब आ जाते हैं हमारा प्यारा परचेजर बायर, जिसका दिल किया कि हम अपनी जमा पूंजी से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है खरीद लो। लेट फाइलर आपको बता दिया मैंने डिटेल में क्या है, फाइलर नॉन फाइलर, गुड। अब यहाँ पर इनके टैक्सेस देखें, उसमें 10% था नॉन फाइलर का, इसमें 12% और आगे बढ़ रहा है जी। अब होता क्या है कि अब जो बायर है ये प्रॉपर्टी जब परचेज कर रहा होगा, तो ये डीसी रेट्स पे ही इसकी भी वैल्यू होगी। मतलब उसने 10 लाख में इसको बेच दी, आपस में 1 करोड़ का स्टाम्प कर लिया। स्टाम्प कर लिया मतलब आपस में एग्रीमेंट इन्होंने 1 करोड़ का किया, 10 लाख वैल्यू थी रजिस्ट्री के अंदर, डीसी रेट्स के अंदर। तो उस पे इन भैया ने 3%, अगर ये फाइलर थे, दिया। अगर ये दस्ती फाइलर हुए थे, भाई प्रॉपर्टी का बेनिफिट लेना है मैंने, तो ये 6% अपना टैक्स देंगे। और 10 लाख का 6% 60 हजार, और नॉन फाइनल थे तो 10 लाख का 12% 1 1 लाख 20 हजार देंगे, और अपने नाम ये प्रॉपर्टी करवा लेंगे। अंडरस्टैंड? यहां तक समझ आ रही है? प्रॉपर्टी ली और प्रॉपर्टी दे दी, प्रॉपर्टी नाम हुई, लैंड रिकॉर्ड में बैठे पटवार खाने में आपस में ये सब कुछ हो रहा है वहां पर। और इससे पहले भी एक प्रैक्टिस होती थी, मैं आपको उस पे भी मैंने एक स्कैंडल की बात कही थी। उसमें ये होता था लैंड रिकॉर्ड के ना, ऑब्वियसली मुख्तलिफ जो है ना ये पटवारी हजरात क्या किया करते थे लोगों के साथ, कि एक तो जो 236 सी और 236 के का, तो आप ना आप खुद भी चालान निकाल सकते हैं ई पेमेंट के जरिए, एफबीआर की ई पेमेंट से। तो वो भी अगर कोई जानना चाहता कैसे निकलेगा, वो भी मैं बता दूंगा, 236 सी और के का चालान कहाँ से निकलता है। मजीद फ्रॉड से अगर आप बचना चाहते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए, चालान आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं एफबीआर की वेबसाइट से। ठीक है, गुड। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। एंड एक चीज ये है कि पहले होता क्या था, पहले क्या होता था कि ये मैनुअली सिस्टम था, और चालान तो आ चुके थे, बट जो एफबीआर का कोड सिस्टम नहीं था। कोई भी किसी को फाइलर कर देता था और उसकी बिहाफ पे जो है
उसको उससे टैक्स कलेक्ट कर लेता था। मतलब रजिस्ट्री के उनके लॉयर भी हो सकते हैं या पटवारी हजरात भी हो सकते हैं, वो क्या करते थे उनसे 236 के और 236 सी दोनों पार्टियों से खाते थे नॉन फाइलर का टैक्स। उनको यकीन दहानी करवाते थे आप नॉन फाइलर हैं, और उनको डराते थे एफबीआर में आप रजिस्टर ना हो, कोई जरूरत नहीं, अभी वक्ती तौर पर टैक्स दे दें, एंड देन जो है बाद में अपनी जान छोड़े, कोई बात नहीं। तो ये होता था कि वो 12% या 10% जो बायर सेलर है, और ये बायर जो है भाई 12% देकर चले जाते थे, बट इनको नहीं पता होता था कि इनकी जान से 3-3% ही दिया गया है। फाइलर का, हाँ फाइलर का रेट ही दिया गया है, और जो 9% है और उधर से 7% है वो उन्होंने आपस में बांट लिया और खा लिया। क्यों? तब एफबीआर में कोड सिस्टम नहीं था, कोड सिस्टम्स पर आज अब आप जब भी फाइलर होते हैं तो आपके कंसल्टेंट तब तक आपको फाइलर नहीं कर सकता जब तक आप उसको दो कोड नहीं प्रोवाइड करते। एफबीआर की तरफ से दो ओटीपी आते हैं, जब तक आप वो नहीं देते तब तक आप फाइलर की आपकी इनिशियल रजिस्ट्रेशन है जो वो नहीं सक्सेसफुल हो पाती, आपकी अकाउंट एक्सेस उसको नहीं मिल पाती। तो अंडरस्टैंड, यहाँ पर आज हमने नन्ही मुन्नी बातें करने की कोशिश की। जो हमारे पास प्रॉपर्टी के दो सेक्शंस हमें आज नजर आए, 236 सी, 236 के। मुझे, मैं इसके आगे मजीद जो है, अब देखें आपने, एक इंसान ने प्रॉपर्टी परचेज की, एक ने बाय की, आप बाय की, और एक ने सेल की। अब आपके जहन में आना चाहिए कि ये स्लाइड आपको थोड़ी थोड़ी नजर आए हो, होल्डिंग पीरियड कुछ लिखा हुआ हो। अच्छा, देखिए, अब एक इंसान जिसने प्रॉपर्टी सेल की, जरूरी बात है उसको उसको बेनिफिट भी मिला होगा, प्रॉपर्टी बेची ना, प्रॉपर्टी पे काफी मुनाफा भी हुआ होगा। अब थोड़ा सा मुझे नीचे जाने की इजाजत दें अगर आप। बिल्कुल जी। प्रॉपर्टी पे जो बेनिफिट होता है, जो मुनाफा होता है, सादा लफ्जों में गेन राइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, इसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। मत कंफ्यूज हो क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आपकी उसको एक दफा छोड़े मेरी बात सुने। कैपिटल गेन इसको कहते हैं कि जो आपको बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ प्रॉपर्टी बेचने पे। जी हाँ। अब आप कह रहे होंगे कि प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस जो है वो काफी हैवी हो रही होती। अब मैं आपको ये कहूंगा कि अब जैसे हम एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे कि 1 करोड़ की उन्होंने जो है भैया ने बेच दी, और रजिस्ट्री में 10 लाख की थी। अब हम देखें कि वो प्रॉपर्टी जो है बैकएंड पे थोड़ा सा पीछे आ जाए, क्योंकि उन्होंने 2 साल पहले ली हो और उस टाइम डीसी रेट हो 5 लाख, और प्रॉपर्टी उन्होंने ली हो 50 लाख की। अब 50 लाख एक्चुअल वैल्यू एट दैट टाइम, और जो 5 लाख थी वो डीसी रेट थे एफबीआर के उस टाइम। अब 50 लाख की उन्होंने जो है वो प्रॉपर्टी बाय की थी, और 50 लाख की प्रॉपर्टी बाय करके 1 करोड़ की वैल्यू, 50 लाख का बेनिफिट ले लिया। और इधर से डीसी रेट अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी उनकी 5 लाख की वैल्यू राइज हुई। अब अब होता क्या है, अब यहाँ पर आ जाते हैं टेक्निकली गेम्स आ जाते हैं कि हमने टैक्सेस से कैसे बचना है। जो 236 सी और 236 के टैक्सेस है ना, ये डायरेक्टली एफबीआर जो है ये कलेक्ट कर लेता है आपसे डायरेक्टली, इसका टैक्स रिटर्न में हमें पे नहीं करना होता है। बट जो कैपिटल गेन टैक्स है, ये अच्छे बच्चों की तरह जो है हमने खुद ही कैलकुलेट करना होता है, और अपनी टैक्स रिटर्न में इसको शो करना होता है, और फिर एफबीआर पे करना होता है अपने टैक्स गोशवारों के साथ। अच्छा, अभी जो है ना, यहाँ पर गेम हो जाती है थोड़ी सी टेक्निकल। यहाँ पर मैं इसको वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ, और कल आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के साथ जो हम एक होल्डिंग पीरियड, अभी यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रहे इनके होल्डिंग पीरियड, और कैसे गेन के ऊपर टैक्सेस लगते हैं ये देखें। आपको नजर आ रही होंगी 3 कैटेगरीज, फ्लैट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, प्लॉट, और उनके ऊपर ईयर्स के साथ साथ टैक्सेस लिखे हैं। और फिर कुछ नया हुआ है फाइनेंस एक्ट 2024 में, 2025 के लिए, अच्छा सॉरी, 25 के लिए, टैक्स 2025 के लिए प्रॉपर्टी के, इनको इसको देख के घबराना नहीं, ये क्या 15%, क्या मजाक, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, तो ये जो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर वैल्यू इन टैक्स रिटर्न और करंट डीसी रिटर्न, मैं इस पे बात करके इसको वाइंड अप करता हूँ, और कल हम यहीं से आगाज करेंगे नेक्स्ट स्लाइड से। अच्छा, वैल्यू इन टैक्स रिटर्न मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, और करंट डीसी रेट लिख दिया। देखिए,
हर इंसान चाहता है कि उसको कम टैक्स देना पड़े, और उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कम हो, और उसको कम टैक्स देना पड़े उसके ऊपर, गेन के ऊपर ना, गेन की यहाँ बात हो रही है। तो होता यह है कि नॉर्मल प्रैक्टिस जो चली आ रही, नॉर्मल प्रैक्टिस, वैल्यू एंड टैक्स रिटर्न लिखने का यहाँ पर मकसद, ये मैं डीसी रेट पे लिख सकता था। वैल्यू लिखने का मकसद ये, कुछ एरियाज है जहाँ पर डीसी रेट भी बहुत हाई होता है, तो लोग क्या करते हैं वहां पर एक्चुअल वैल्यू ही लिख देते हैं अपनी टैक्स रिटर्न में, और फिर डीसी रेट जो है ना वो कुछ सालों बाद हाई हो चुका होता है और एक्चुअल वैल्यू के बराबर आ चुका होता है, तो वो उसको आपस में माइनस करते हैं, और एक मिनिमल सा, नॉमिनल सा, छोटा सा प्रॉफिट आता है जिसपे वो टैक्स दे देते हैं। एक चीज तो ये प्रैक्टिस चली आ रही है। बट होता क्या है कि नॉर्मली एफबीआर की जो हमारी टैक्स रिटर्न होती है, हम उसमें जो है जब प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसकी जो रजिस्ट्री पे डीसी रेट होता है उसी वैल्यू से रिकॉर्ड करते हैं, और उसी वैल्यू से जो है, जो नेक्स्ट ईयर जब हम बेचते हैं, जब भी बेचते हैं तो डीसी रेट पे जिसपे बिक रही होती है, जिसपे हमने 236C, जी हाँ 236C, बायर ने जो पे किया, जब हम उसको बेचते हैं तो हम वो जो डीसी रेट जिसपे हम टैक्स पे कर रहे होते हैं, हम वही उस पर डिस्पोज कर रहे होते हैं। अब देखिए, ये तो दो ट्रांजैक्शन हमें सामने नजर आ रही है। हमें टैक्स रिटर्न के अंदर कैश इनफ्लो आउटफ्लो को भी मैनेज करना होता है कि वो जो 50 लाख 1 करोड़ वो कहाँ से आ जा रहा है। तो हाँ, तो एक इंटरेस्टिंग सवाल छोड़ते जा रहा हूँ कि उस 50 लाख, उस 1 करोड़ का क्या होगा, वो क्या एफपीआर सो जाएगा, ये पैसा कहाँ से आ जा रहा है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी हो रही होगी, कैश भी इन्वॉल्व हो रहा होगा, तो हम आपको दिखाएंगे कि इसमें पर्दा कैसे डालना है और इसको कैसे बचाना है हमने इस टैक्स को। अगर हम 1 करोड़ की भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो एफबीआर से हम कैसे बच सकते हैं, तो इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज क्योंकि काफी लंबा हुआ जा रहा है, तो होपफुली आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे काइंडली उसको सबमिट करें। क्योंकि आज थोड़ा टेक्निकल बातें ज्यादा हो गई हैं तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो जी हाँ, आज हम इसको एंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। होपफुली आपको समझ तो आई होगी। तो दीजिए हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज।